तो चैप्टर 2 की मैं बात करूं, अगर आपने चैप्टर 2 बहुत अच्छे से स्टडी किया, ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक्स बी एग्जाम के लिए, रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम के लिए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो टॉप में चला जाएगा। टॉप इन द सेंस कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे टेक्निकली सभी चीजें एटलीस्ट पता है। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको स्किप नहीं करना है। इसका 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो अपने को फोकस नहीं करना है, अपने को फोकस करना है कि मैं यहां से नॉलेज कितना लेके जाऊं। तो एमबीएस एंड एबीएस बहुत इजी है। एमबीएस एंड एबीएस क्या है? एक है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड असेट बैक, एक दो बार क्वेश्चन आए हैं यहां से। ठीक है, ठीक है। ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इशूड कौन करता है? इंस्टीट्यूशंस, अगेंस्ट द रिसीवेबल एंड कैश फ्लो फ्रॉम द फिनेंशियल असेट, जैसे होम लोन। तो होम लोन एमबीएस होता है। ठीक है। ऑटो लोन, रेंट रिसीवेबल एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल। ठीक है। एंड द कैश फ्लो एक्यूरिंग फ्रॉम द असेट्स आर यूज टू मीट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ऑन द बॉन्ड इशूड। ठीक है। द इशूअर इज एबल टू क्रिएट लिक्विडिटी इन अदर इलिक्विड असेट बाई, ठीक है, सिक्योरिटाइजिंग डेट। तो ये आपने देखा होगा कि होम लोन, ऑटो लोन, रेंट, क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, ये इसमें लिक्विडिटी का, यानी कि इंस्टीट्यूट को क्या रहता है, लिक्विडिटी नहीं होता है, इलिक्विड असेट्स माने जाते हैं। ठीक है। और ये इंस्ट्रूमेंट आर क्रेडिट रेटेड होते हैं और लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट है ये। ठीक है, न्यू इनोवेशन है, इसलिए इतना ही लिखा हुआ है, तो इतना ही पढ़ना है और क्वेश्चन आते हैं। तो होम लोन एमबीएस है। ठीक है। और असेट बैक सिक्योरिटीज है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, यहां से आप कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, होम लोन एमबीएस याद रख लो, एबीएस याद रख लो। ठीक है, एमबीएस तो पूछता ही है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, ये क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं मनी, और कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। ठीक है। जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, देश व्हीकल आर फॉर्म एज अ ट्रस्ट, ये ट्रस्ट की तरह काम करते हैं। देश ये क्या करते हैं? इन्वेस्टर को यूनिट इशू करते हैं। ठीक है। और इनको फेवरेबल टैक्स टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज दे मीट द नेसेसरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो रेगुलेशन को फॉलो करते रहो, आपको टैक्स ट्रीटमेंट मिलते रहेगा। ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चंस क्या आते हैं। रेगुलेशन स्टिपुलेट मिनिमम अमाउंट ऑफ असेट दैट हैव टू बी इन अ रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट। ठीक है, चलो छोड़ो। इन केस ऑफ रिच 80%, 80% असेट शुड बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट असेट्स। 80% जो पैसे हैं वो रियल एस्टेट असेट्स में जाएंगे। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 90% ऑफ यूनिट कैपिटल होंगे रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है। या तो ये डायरेक्टली हेल्ड कर लो आप, या तो स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आता है 80-90 रेट्स में, 80 इन विट्स में 90%। ठीक है। और इनकी जितनी भी इनकम जनरेट होती है उसमें 90% डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कैश फ्लो आपको यूनिट होल्डर्स को देना है, 90%। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ऐसा मत समझना इतना सा दिया है तो कुछ आते नहीं होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते कंफ्यूजिंग रहते हैं कि 80% किसका है, 90% किसका है। ठीक है। फिर आपको डिविडेंड कितना देना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, तो 90% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सर प्लस कैश फ्लो होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कमोडिटीज। बेसिक मटेरियल्स होते हैं, गुड्स दैट आर लार्जली होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है। ये इंटरचेंजेबल विथ अदर गुड सेम टाइप, ये चेंज भी हो जाते हैं, जैसे गोल्ड इज अ कमोडिटी वाइल अ ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड इज नॉट अ कमोडिटी। तो गोल्ड का जो बार है, बार वो बोलते हैं ना, बार क्या बोलते हैं उसको? बार, हाँ बार ही बोलते हैं ना, वो कमोडिटी है, लेकिन ज्वेलरी बनती है ना, वो कमोडिटी नहीं है। ठीक है। बिकॉज क्यों? इन्वेस्टर वुड बी इंडिफरेंट टू डिफरेंट ऑफ गोल्ड एज लॉन्ग एज देयर क्वालिटी एंड क्वालिटी रिमेन सेम। ठीक है, दोनों की क्वालिटी एंड क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है। ज्वेलरी में क्या होता है? गहने बनवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं अपन? अपन क्या करते हैं? डिजाइन को प्रेफर करते हैं, वन अनदर, इवन दो देयर वेट एंड क्वालिटी।
ठीक है, डिजाइन को, क्वालिटी को प्रिफर करते हैं क्या गोल्ड? अगर आपको अगर पता होगा ज्वेलरी में, तो थोड़े बहुत मिक्सिंग भी की जाती है, लेकिन जो बार आता है गोल्ड का वो प्योर होता है। देखो, मैं एक चीज बताऊं, यहाँ कई बार एग्जाम इजी पूछना चाहे तो ये भी पूछता है कमोडिटी में भी हार्ड और सॉफ्ट। तो हार्ड कमोडिटी क्या है? जो नेचुरल रिसोर्स है, माइनिंग एक्सट्रैक्ट होते हैं ना, कोयला, कोल्स, मेटल्स, क्रूड ऑयल्स, ठीक है, वो हार्ड। सॉफ्ट में आते हैं एग्रीकल्चर। ये आया था जब मैं एग्जाम दिया था, ये क्वेश्चन आया था, विच इज अ हार्ड कमोडिटी। मैं हार्ड कमोडिटी में बोला इतना इजी क्वेश्चन पूछने का क्या जरूरत है, तो मैंने ध्यान से फोकस किया, तो पूछा था विच इज नॉट। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बोला इतना इजी कैसे पूछ लिया, तो विच इज नॉट लिखा था। कई बार क्या होता है, अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा माइंड क्या होता है कि ज्यादा फास्ट चलने लगता है, कि क्वेश्चन तो चल रहा है जिस फ्लो में, माइंड उससे ज्यादा फास्ट चलता है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स करने का। तो मैं बोला इतना इजी पूछेगा नहीं, तो विच इज नॉट। ठीक है, कमोडिटी लार्जली ट्रेडेड होता है, मीन फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ कंजप्शन। इन्फ्लेशन एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड। कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है ना, तो कमोडिटीज के प्राइस भी बढ़ते हैं। डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन कमोडिटी हेल्प प्रोटेक्ट रियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपका कमोडिटी का प्राइस भी बढ़ रहा है। ठीक है, कमोडिटी को स्टोर करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है और सभी सुटेबल नहीं होते। ठीक है, पहला होता है प्रीसियस मेटल्स, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर को प्रीसियस माना जाता है, रियल मनी। ठीक है, इन अदर कमोडिटीज की लाइफ क्या होती है? शॉर्ट होती है, लेकिन प्रीसियस मेटल की लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट ऑफ दिस मेटल इज वेरी स्मॉल। स्टोरेज कॉस्ट कम होता है, क्योंकि 10 किलो गोल्ड रखना है तो कितनी जगह चाहिए, और उसकी वैल्यू सोचो कितनी होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीसियस मेटल मेक अ वायबल इन्वेस्ट। कमोडिटी का ईटीएफ होता है सेम, पैसे कलेक्ट करते हैं ईटीएफ में। ठीक है, और इन्वेस्ट किस में करते हैं? गोल्ड, सिल्वर में। ठीक है, कॉमनली जो कमोडिटी ईटीएफ है वो गोल्ड में मोस्ट कॉमन है। ठीक है, फिर होता है मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक बार आया था यहां से, कुछ भी आ जाता है। मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसको मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल लोगों के द्वारा, जैसे आप बोल रहे हो ना बाय सेल जो होते हैं ना फ्यूचर्स में, उसको प्रोफेशनल लोगों के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि बाय और सेल असेट एट स्पेसिफाई फ्यूचर डेट एट स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है, सिंस द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्री डिटरमाइंड, द बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेंड टू गेन इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर। ठीक है, इन्वेस्टर कैन गेन आउट ऑफ प्राइस राइज विदाउट बाइंग द प्रोडक्ट। आपको बाय नहीं करना है, ठीक है, आपको केवल फायदे उठाना। ठीक है, तो क्या होता है? प्री डिटरमाइन होता है, बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट गेन करते हैं जब प्राइस बढ़ता है, और रिवर्स में क्या होता है? उनको लॉस भी होते हैं। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट कौन मैनेज करता है? प्रोफेशनल। ठीक है, बाय नहीं करते एक्चुअल असेट्स को। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लेते हैं इसमें पोजीशन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो कमोडिटीज का भी सेम होता है, उसको कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, मैनेज फ्यूचर, और इधर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं कमोडिटी थ्रू मैनेज कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। थोड़ा बड़ा नाम है, मैनेज कमोडिटी फ्यूचर। फिर वेयर हाउस रिसिप्ट। देखो ये छोटा सा दिख रहा है, लेकिन यहां से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। वेयर हाउस रिसिप्ट क्या है? डॉक्यूमेंट दैट शो प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड डेट आर स्टोर इन अ वेयर हाउस। जो आप स्टोर किए हो वेयर हाउस में, और उसके अगेंस्ट आपको जो रिसिप्ट मिली है, वो वेयर हाउस रिसिप्ट होती है। वो निगोशिएबल भी होती है, और ट्रांसफर भी हो जाती है, ट्रांसफर्ड जिसके हाथ में है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। बहुत इजी है, पहला होता है द सिक्योरिटी मार्केट आर टू इंटरडिपेंडेंट इनसेपरेबल सेगमेंट। ठीक है, मार्केट क्या होता है? जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाइंग बाइंग और सेलिंग कर सकते। ठीक है, सिक्योरिटी को इशू किया जाता है, परचेस किया जाता है, ट्रांसफर भी किया जाता है, सेल किया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर है। प्राइमरी मार्केट होता है एक, जिसको न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, जहां पे नए सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं, इशूअर
राइज मनी कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटी टू इन्वेस्टर। ठीक है, फ्रेश सिक्योरिटी इशूड की जाती है, उसे प्राइमरी मार्केट है जिसको अभी आप लोग शॉर्टकट में जानते हो आईपीओ। अब आईपीओ लिस्टेड होता है तो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी, वो लिस्ट होता है सेकेंडरी मार्केट में। तो क्या होता है, जो इन्वेस्टर को आईपीओ मिला रहता है वो एग्जिट कर लेते हैं, न्यू इन्वेस्टर जिनको लगता है कि और जाएगा ऊपर की नीचे जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग वो बाय और सेल करते हैं। ठीक है, द प्राइमरी मार्केट facilitate creation of financial assets. Secondary market facilitate their marketability, tradability, which make this two segment of financial market interdependent and inseparable. ठीक है, तो वे टू इशू सिक्योरिटीज, देखो बहुत चीजें यहां से आप जो सीखोगे बहुत इजी है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में कैसे इशू किया जाता है, पहला होता है पब्लिक ऑफर। ठीक है, सिक्योरिटी इशू की जाती है मेंबर ऑफ द पब्लिक, एनी वन एलिजिबल टू इन्वेस्ट कैन पार्टिसिपेट इन इशू। इसको रिटेल इशू भी क्या कहा जाता है, पब्लिक इशू होता है। ठीक है, आप कभी भी आईपीओ को ध्यान से देखिएगा पढ़िएगा, उसमें लिखता है पब्लिक इशू। सेकंड है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर, और आईपीओ इज द फर्स्ट सेल ऑफ कॉर्पोरेट कॉमन शेयर टू इन्वेस्टर एट लार्ज। ठीक है, पहली बार सेल किया गया। मेन पर्पस क्या होता है, राइज इक्विटी कैपिटल फॉर फर्दर ग्रोथ। आपका बिजनेस है, आपको पैसे की जरूरत है, कि आपको और पैसे की जरूरत है कि मैं और ज्यादा ग्रोथ कर सकता हूं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन बनाता है, राइजिंग कैपिटल, सेबी, फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर, रेगुलेशंस एंड इंक्लूड मिनिमम रिक्वायरमेंट, नेट टेंजिबल असेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेटवर्क। सेबी रेगुलेट करते हैं, ऑल्सो इम्पोज टाइमलाइन। ठीक है, जब सिक्योरिटी इशूड होनी चाहिए, टाइमलाइन का क्या मतलब है कि आप कब इशू कर रहे हो और कब लिस्ट कर रहे हो। टाइमलाइन होती है ना, आपको टाइम दिया गया कि आईपीओ कितने दिन चलेगा आपका, ऐसा तो नहीं है आज खुला है तो चले ही आ रहा है जब तक मर्जी। ठीक है, मैंडेटरी लिस्टिंग होती है एनएससी और नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी और बीएससी दोनों आते हैं। और ऑफर होते हैं शेयर डीमेट फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में भी। ठीक है, मैंडेटरी लिस्टिंग, टाइमलाइन होता है, ये सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सेबी ने रेगुलेशन ये भी दिया है कि कितना प्रपोर्शन शेयर्स का आप किसे देंगे टू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर इन अ एलिजिबल इशू, एटलीस्ट 35% ऑफ शेयर शुड बी एलोकेटेड टू रिटेल इन्वेस्टर। 35। रिटेल इन्वेस्टर किसे कहते हैं, जिसका इन्वेस्टिंग कैपेसिटी 2 लाख या 2 लाख से कम है। ठीक है, एट मोस्ट 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, अदर इन्वेस्टर कैन बी इशूड द बैलेंस। ठीक है, अब देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 2009 में सेबी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर मीन्स अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हु मेक अ एप्लीकेशन फॉर वैल्यू ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर इन पब्लिक इशू मेड थ्रू अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, एंकर इन्वेस्टर कौन है, जिसकी एप्लीकेशन वैल्यू 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा होती है। ठीक है, 10 करोड़ और मोर। एंकर इन्वेस्टर को क्या होता है, जो क्यूआई भी है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का 60% प्रोपोर्शन वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 1 डे बिफोर द आईपीओ ओपन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, एक दिन पहले ओपन होता है एंकर इन्वेस्टर्स। ठीक है, एलोकेशन प्राइस ऑफ एंकर इन्वेस्टर कैन बी लोअर देन फाइनल इशू डिटरमाइंड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो एंकर इन्वेस्टर को कम, थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल सकता है, कैन भी। ठीक है, आपको कभी भी आईपीओ का पता लगाना है तो वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ एंकर सब्सक्रिप्शन सर्व एज इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ द ऑफर। उनको कितना सब्सक्रिप्शन मिला है एंकर इन्वेस्टर्स का, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं कि कैसा जाने वाला आईपीओ। एफपीओ, एफपीओ क्या रहता है, ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है। ठीक है, ऑलरेडी लिस्टेड है लेकिन वो फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी पब्लिक को ऑफर करना चाहती है, या ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक, एफपीओ कहलाता है। ठीक है, आपको कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जरूरत हो, डिजायर टू रीडू इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर रिटायरिंग डेप्ट, डेप्ट को बहुत ज्यादा हो गया है तो उसको ठीक करना चाहती है। इट रेज कैपिटल थ्रू अ फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल इन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर
में थ्रू अ ऑफर फॉर सेल, ओएफएस भी बोलते हैं जिसको, और यूजली हैपन व्हेन इट नेसेसरी टू इंक्रीज द पब्लिक शेयर होल्डिंग इन कंपनी टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रीड करिएगा अच्छे से। प्राइवेट प्लेसमेंट, आप प्राइवेट प्लेसमेंट दे रहे हो, ठीक है, आपको लार्ज क्वांट ठीक है, आपको लार्ज क्वांटिटी की जरूरत नहीं, रिफर टू इशूइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर टू सेलेक्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, द नंबर ऑफ इन्वेस्टर टू whom शेयर आर issued अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शुड नॉट exceed 50। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट कितने होंगे, कितने प्लेयर्स होंगे उसमें, 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, आप लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर इशूड कर रहे हो, 50 से 50 से कम होने चाहिए वो प्राइवेट प्लेसमेंट में जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उसे प्राइवेट प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट है, मेड बाय लिस्टेड कंपनी टू सर्टेन आइडेंटिफाई कैटेगरी, इसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर भी है। ठीक है, क्यूआईबी इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड एंड बैंक। सेबी ने डिफाइन किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कॉर्पोरेट टू एबल टू रेज कैपिटल थ्रू क्यूआईपी। ठीक है, अंडर टर्म ऑफ इशूएस अंडर क्यूआईपी सच एज क्वांटम एंड प्राइसिंग। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया होगा तो हमने प्रेफरेंशियल शेयर्स को पढ़ा हुआ है। प्रेफरेंशियल शेयर फिर है यहाँ पे, इसको देखते हैं एक बार और। प्रेफरेंशियल शेयर मीन्स इशू ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी बाय अ लिस्टेड इशूअर टू अ सेलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, or private placement basis does not include a offer for specified security made through a public issue, right issue, bonus issue, employee stock auction, employee stock scheme, qualified instrument placement, issue of trade equity or depository receipt in a country outside. The issuer is required to comply with various provisions defined, which inter alia include disclosure in notice, lock-in, additional of requirement। तो क्या है, स्पेसिफिक सिक्योरिटी इशू कर रहे हो बाय अ लिस्टेड इशूअर, किसी को भी कर सकते हो, सेलेक्टेड पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन आप डस नॉट इंक्लूड ऑफ ऑफर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, आपको पब्लिक इशू के थ्रू, राइट इशू, बोनस इशू, ये सबसे नहीं करना। ठीक है, पब्लिक, आपको स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, लेकिन पब्लिक, राइट इशू, बोनस एम्प्लॉयज को नहीं देना है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, द इशूअर रिक्वायर्ड टू कंपाइल वेरियस प्रोविजन, जो इशूअर्स है उसको वेरियस प्रोविजन जो सेबी ने बनाए उसको फॉलो फॉलो करना है। प्राइसिंग, डिस्क्लोजर इन नोटिस, लॉक इन पीरियड, ठीक है, एडिशनल रिक्वायरमेंट जो कंपनी एक्ट के तहत। तो ये प्रेफरेंशियल शेयर इशू होते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इशू डू नॉट अप्लाई इन प्राइवेट प्लेसमेंट। सेबी रेगुलेशन जो पब्लिक इशू में होता है वो अप्लाई नहीं होता प्राइवेट प्लेसमेंट में। ठीक है, प्राइवेट प्लेस सिक्योरिटी कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइडेड इट्स मीट द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी कैन बी डन बाय कंपनी irrespective ऑफ वेदर इट हैज मेड और पब्लिक ऑफर और शेयर और नॉट। ठीक है, ये आता है कभी कभी, थोड़ा कंफ्यूजिंग है अगर आपने फर्स्ट टाइम इसको रीड किया है तो, लेकिन इसे एक बार रिपीट करिए, आपको इजी लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि प्रेफरेंशियल इशू ज्यादा अपन वर्ड्स मार्केट में सुनने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन राइट एंड बोनस इशू मिलते हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज आर एक्स इशूड, किसको इशू होता है, राइट और बोनस, एग्जिस्टिंग शेयर जिसके पास ऑलरेडी है, ऑन स्पेसिफाइड कट ऑफ डेट, उनको क्या मिलता है, आप ज्यादा सिक्योरिटीज बाय कर सकते हो, और आपके विदाउट कंसिडरेशन भी आपको मिल सकता है इन केस ऑफ बोनस। ठीक है, राइट और बोनस स्पेसिफाई पर्टिकुलर रेशो में ही आपको मिलता है एट रिकॉर्ड डेट। अगर आप मार्केट में लिस्टेड हो तो आपको राइट इशू और बोनस इशू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी, जैसे रिलायंस ने भी बोनस दिया था। ठीक है, उसके बारे में एक बार देखिएगा जाके कि किस रेशो में दिया था। और इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर को अवार्ड मिलता है राइट से, राइट इशू में
तीन चीजें होती है। देखो राइट और बोनस थोड़ा एक साथ लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे राइट शेयर्स के बारे में बात करो तो तीन ऑप्शन। एक्सरसाइज द राइट, आपको सस्ते में शेयर मिले, मान लो 7 या 8 रुपए एडिशनल, वो ऐसे ही होता है, और एडिशनल पैसे आपने दिए तो एक्सरसाइज कर लिया। ट्रांसफर यानी सेल कर दिया अनदर इन्वेस्टर्स को, ठीक है। या तो जो आपको मिला उसको लैप्स होने दिया, डू नथिंग, ठीक है। लेकिन बोनस में क्या होता है, एडिशनल शेयर तो आपको मिलने ही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर। देखो कंपनी कब बोनस शेयर इशू करती है, जब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग है, ठीक है, तभी आप बोनस इशू कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट एंड बोनस, ठीक है। When a bonus issue is made, a amount equivalent to the value of share issued should be transferred from retained earning to share capital, ठीक है। बहुत इजी है। क्या हो रहा है, बोनस कब मिल रहा है, जब आपके पास सफिशियंट अमाउंट है रिटेन अर्निंग का। और बोनस कब दे सकते हो, बोनस आपने दिया तो आपका जो रिटेन अर्निंग है, रिटेन अर्निंग जो है वो ट्रांसफर हो जाता है शेयर कैपिटल में। रिटेन अर्निंग, जो आपने अर्निंग रिटेन करके रखी है अपने पास, वो ट्रांसफर हो जाता है शेयर कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग। ऑनशोर मीन्स अपने कंट्री में, ऑफशोर मीन्स कंट्री से बाहर, ठीक है। आप ऑफर कर रहे हो, कैपिटल इशूज कर रहे हो, ठीक है। फिर होता है ऑफर फॉर सेल। यहां से क्वेश्चन आते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट होता है ऑफर फॉर सेल। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे शेयर है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है। इससे कैपिटल, शेयर कैपिटल नहीं बढ़ती है ना, फ्रेश इशू, फ्रेश शेयर इशू होता है, ठीक है। प्रमोटर या लार्ज इन्वेस्टर होते हैं ना, वो अपने शेयर्स को सेल करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि दिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर द गवर्नमेंट ऑफर शेयर हेल्ड इन पीएसयू इज अ एग्जांपल ऑफ ऑफर फॉर सेल, ठीक है। जो दिस इन्वेस्टमेंट होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर सेल किए जाते हैं। इट में बी स्टेटेड दैट ओएफएस इज सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन डन थ्रू अ प्राइमरी रूट। सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन है, लेकिन होता कैसे है, प्राइमरी रूट से। ये ओएफएस से क्वेश्चन बहुत 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 बार आते हैं, ठीक है। ऑफर फॉर सेल हमेशा याद रखना, आएगा ही आएगा। अब लगता होगा 3 4 नंबर, लेकिन यही सब क्वेश्चन डिसाइड करते हैं हमारे, ठीक है। एक सेकंड ना, एक सेकंड। नेक्स्ट होता है स्वेट, मेहनत की कमाई समझ जाओ आप। आपने बहुत मेहनत की, प्रमोटर हो, एम्प्लॉय हो, टेक्नोकार्ट हो, या अदर्स कोई भी हो सकते हैं, अंडर सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट, ठीक है। आपने कंट्रीब्यूशन की है कंपनी के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो आपको मिलेगा स्वेट इक्विटी, खून पसीने की कमाई। द पर्पस ऑफ इशूइंग द शेयर क्या है, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, टॉप मैनेजमेंट को, टेक्नोक्राट्स को, कि आप कंपनी के इंटरेस्ट में काम करें। अगर उनको शेयर मिलते तो क्या होता है, कई बार वो छोड़ते भी नहीं है, यानी कि कंपनी को नहीं छोड़ते कि भाई यहाँ तो हमारे शेयर भी लगे हुए हैं, कंपनी अच्छे भी कर रही है, और अपने को कैपिटल में, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा, ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है, कैपिटल, पैसे कलेक्ट करना नहीं है, रेज कैपिटल, ठीक है। लेकिन ट्रांजेक्शन क्या होता है, न्यू शेयर्स इशू होते हैं, ठीक है। मेन पर्पस होता है नॉट टू रेज कैपिटल, कैपिटल नहीं, पैसे नहीं चाहिए उनको, और लेकिन शेयर न्यू इशू होते हैं। एक होता है इसॉप्स,
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसमें क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स को प्री डिटरमाइंड प्राइस में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक वेस्टिंग पीरियड होता है, ठीक है, 1 साल, मोर देन 1 ईयर होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको थोड़े से डिस्काउंट में देती है कंपनी। मोटिवेट करना यहां पे भी होता है, इसका भी मकसद कंपनी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होता है। लेकिन एम्प्लॉय गेन इफ शेयर प्राइस राइज अबव एक्सरसाइज प्राइस। आपने एक्सरसाइज किया जिस प्राइस में, ऑप्शन को एक्सरसाइज किया मीन आपको मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक्सरसाइज किया तभी आपको शेयर्स मिलेंगे, नहीं तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको शेयर्स लेने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी मार्केट तो आपको पता ही होगा सभी को कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, फ्रेश कैपिटल। सेकेंडरी में जो लिस्टेड इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेड के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, लिस्टिंग होती है उसकी। तो क्या होता है कि जो जिनको आईपीओ मिल गया वो क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। जिनको नहीं मिला, उनको लग रहा है कि और बड़ा कंपनी ये बन सकती है, या इसमें बहुत आगे और भी ग्रोथ बची हुई है, या होता है ना कि फियर एंड ग्रीड का खेल। तो दोनों बाय सेल होता है। एक होता है ओटीसी मार्केट, यहाँ पे कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है, ट्रेड होती है डायरेक्टली, निगोशिएशन बिटवीन टू और मोर काउंटर पार्टी। द सिक्योरिटी आर ट्रेडेड एंड सेटल ओवर द काउंटर अमंग द काउंटर पार्टी। मैंने और आपने डील की, मैंने क्वांटिटी बताया, क्वालिटी बताई, रेट बताया, प्राइस बताया, डील हो गई। अब यही सेम डील अगर एक्सचेंज के थ्रू होती तो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट होता है, ठीक है। इसमें जो गारंटी होती ना सेटलमेंट की, वो लेती काउंटर पार्टी, या गारंटी क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन लेती। लेकिन ओटीसी में क्या होता है कि कोई गारंटी नहीं आती। तो काउंटर पार्टी रिस्क होता है कि कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होता है, अब फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बाय और सेल करना है। ओवर द काउंटर भी होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, ये वर्ड याद रखिएगा, ईओएमएस, ठीक है। फैसिलिटेट इफिशिएंट एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड, ठीक है। ट्रेडिंग जो डेली बाय सेल करना, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की, ठीक है। तो क्लियरिंग एक्टिविटी इज ऑल अबाउट द नेट ऑब्लिगेशन ऑफ बायर एंड सेलर फॉर स्पेसिफिक टाइम। मीन्स आप बायर हो सेलर्स के लिए, सेलर्स हो बायर्स के लिए, आप एज अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, डिलीवरी सेल बाय द सेलर, पेइंग मनी बाय द बायर। तो दोनों का जो गारंटी है वो आपका है, आप सेट क्लियरिंग भी कर रहे हो, पैसे भी दोगे, ठीक है। सामने वाला अगर शेयर सेल किया है तो उसको पैसे मिलने चाहिए, अगर आपने बाय किया है तो आपको आपको क्या मिलना चाहिए, डिलीवरिंग शेयर्स मिलना चाहिए। लेकिन ओटीसी में क्या होता है, डायरेक्टली बिटवीन द काउंटर पार्टीज होता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन केवल स्टॉक एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म बाय द ब्रोकर, आप जब भी ट्रेड या बाय करते हो तो ब्रोकर के थ्रू करते हो, लेकिन वो क्लियरिंग हाउस उसको सेटल्ड करते हैं, ठीक है। क्लियरिंग हाउस गिव अ ऑब्लिगेशन रिपोर्ट टू ब्रोकर, ऑब्लिगेशन इन्हें कि आपको क्या करना। ओके, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है, फुल नोवेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, फुल नोवेशन, ओके। फुल नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर्स, विच मीन नोवेशंस का मतलब है एक्ट एज अ बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर। काउंटर पार्टी रिस्क
नहीं होता है, रिड्यूस होता है, एकदम रिड्यूस। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, ओटीसी में जान रहे हो, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर सकता है, क्रेडिट रिस्क होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड वर्ल्ड में क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन लेता है गिवन सेटलमेंट गारंटी ऑफ टू द काउंटर पार्टीज बायर एंड सेलर। इसीलिए जब भी अपन ट्रेड करते हैं तो इनिशियल मार्जिन मांगी जाती है। एफएनओ में करते हैं तो एमटीएम, मार्जिन, मार्क टू मार्केट। ठीक है। और किस कैसे अरावी होती है इनिशियल मार्जिन? इज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू बेस्ड ऑन वैल्यू एट रिस्क। कितना वैल्यू है, रिस्क कितना है, VAR, ये वर्ड याद रखिएगा। इनिशियल मार्जिन का जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होता है वो कॉन्सेप्ट है वैल्यू एट रिस्क फिलॉसफी के अंदर। ठीक है। MTN मार्जिन क्या है? नोशनल लॉस विच आउटस्टैंडिंग हैज सफर ड्यूरिंग स्पेसिफाइड, पर डे कितना लॉस हुआ उसके पर डे। ठीक है। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी। इसको जितने बार रिवीजन करेंगे ट्रस्ट मी आपके चांस ज्यादा होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके पास 13 चैप्टर्स हैं। 13 में 80% सिलेबस को भी अगर आपने 100% सिंसियरिटी से किया है तो भी आप एग्जाम निकाल लेते हो। ठीक है। कुछ भी नहीं है, 281 पेज होता ही क्या है, कुछ नहीं है लाइफ के लिए 281। फाइनेंस में तो और नहीं। देखो मेडिकल एंड फाइनेंस की बुक ना बहुत मोटी आती है, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है। एक 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 टॉपिक के लिए लोगों ने इतनी बुक लिखी है तो कुछ तो उसका मतलब होगा। फिर होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट एंड देयर एक्टिविटी। पहला होता है स्टॉक एक्सचेंज। क्या करता है स्टॉक एक्सचेंज का काम? क्या है? प्रोवाइड अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पे बायर और सेलर कैन ट्रांजेक्ट ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी। BSE, NSE एंड MSCI नेशनल वाइड एक्सचेंज है। कई बार आता है विच इज नॉट अ नेशनल वाइड एक्सचेंज, NSE, BSE और MSCI याद रखना, ये भी एक्सचेंज है नेशनल वाइड। ठीक है। ट्रेडिंग हैपन ऑन द एक्सचेंज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल, फीचर एनोमरस ऑर्डर। आपको पता नहीं किससे बाय कर रहे हो किससे सेल कर रहे हो। इनका अपॉइंटमेंट भी होता है क्लीयरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसी। क्लीयरिंग बैंक्स भी होते हैं जो मैनेज करते हैं फंड एंड सिक्योरिटीज। फिर होते हैं डिपॉजिटरीज। दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, CDSL और NSDL। दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है। इन्वेस्टर क्या होता है? ओपन करता है अकाउंट। ठीक है। डिपॉजिटरीज का क्या है कि इंस्टीट्यूट है जो आपकी सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं, शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड यूनिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कि इसका मिसयूज तो कोई ना कर दे। मान लीजिए आप मेरे पास है लेकिन किसी और को मान लो ब्रोकर ही ले गया, या कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है, इसलिए डिपॉजिटरीज के पास जमा होती है ये। ठीक है। इन्वेस्टर ओपन है अकाउंट विथ रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी, दो है। ठीक है। DP क्या होते हैं? एजेंट होते हैं ऑफ डिपॉजिटरी थ्रू विच इट इज इंटरफेस विद इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विस, जिसको अपन DP बोलते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं इन्वेस्टर टू होल्ड एंड ट्रांजेक्ट इन सिक्योरिटी इन डीमैट फॉर्म। ठीक है। मेंटेन क्या होता है? इन्वेस्टर लेवल में अकाउंट इन सिक्योरिटी हेल्ड एंड मेंटेन इन DP। ठीक है। और कंपनीज लेवल अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड एंड मेंटेन बाय डिपॉजिटरी, ये पॉइंट याद रखिएगा। डिपॉजिटरी कोई भी बन सकता है। इसमें कौन कौन है? पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। और अप्रूवल ऑफ RBI, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है। ये रजिस्टर हो सकते हैं एज अ DP। फिर होते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स। जो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं या स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उसको ट्रेडिंग मेंबर भी कहा जाता है। वो फैसिलिटेट करते हैं बाय और सेल ट्रांजेक्शन ऑफ इन्वेस्टर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ऑल सेकेंडरी ट्रांजेक्शन होते हैं स्टॉक एक्सचेंज, वो रजिस्टर ब्रोकर के ही थ्रू होते हैं। ट्रेडिंग मेंबर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट बॉडीज भी हो सकते हैं, और जिसे मेंबर परमिट किया है स्टॉक एक्सचेंज में, जो भी मिनिमम फुलफिलमेंट क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। वो ट्रेडिंग मेंबर्स बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑथराइज पर्सन। कौन है? सब ब्रोकर्स को ऑथराइज पर्सन, पहले सब ब्रोकर बोला जाता था, लेकिन आज के 2019 अप्रैल 1 2019 के बाद जितने भी सब ब्रोकर है उनको माइग्रेट कर दिया ऑथराइज पर्सन में। ठीक है। अगर सब ब्रोकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उनको ट्रेडिंग ब्रोक्स यानी कि ट्रेडिंग मेंबर्स भी, ठीक है, बन सकते हैं अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल के लिए। वही है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार आता है तो अच्छे से याद रखें। लेकिन
नेक्स्ट जो बता रहा हूँ कस्टोडियन, इससे क्वेश्चंस आते हैं। कस्टोडियंस मीन्स क्या होता है? जिसकी कस्टडी में आपका सिक्योरिटीज है। जैसे अ कस्टोडियन इज अ एंटाइटी दैट इज चार्ज विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फंड को होल्ड करना और सिक्योरिटी ऑफ इट्स लार्ज क्लाइंट। ठीक है। टिपिकली दे आर बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर। आपकी सिक्योरिटीज का सेफ गार्ड भी करते हैं, और कस्टोडियन ऑल्सो सेटल ट्रांजेक्शन इन दिस सिक्योरिटी एंड कीप ट्रैक ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस। ठीक है। मेंटेनिंग अ क्लाइंट सिक्योरिटी एंड फंड अकाउंट। ठीक है। कलेक्टिंग द बेनिफिट एंड राइट एक्यूरिंग टू क्लाइंट, यानी कि आपका मेंटेन करना है सिक्योरिटी एंड फंड, राइट या बेनिफिट कुछ मिलने वाला है उसको भी कलेक्ट करना, और क्लाइंट को इन्फॉर्म करना कि कुछ एक्शन लेना है कि नहीं लेना है उनके पोर्टफोलियोज में। फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अपन ने देखा कि वो इंपॉर्टेंट रोल करते हैं सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। क्लियरिंग एजेंसीज होती है। ठीक है। इंश्योर मेंबर, जो मेंबर्स हैं कि नहीं फंड डिलीवरी या सिक्योरिटीज के, ये लीगल काउंटर पार्टीज भी होते हैं, सभी पूरे ट्रेड की गारंटी भी लेते हैं सेटलमेंट की। ठीक है। नेक्स्ट है क्लीयरिंग बैंक्स। यहाँ पे आपको सभी जितने भी क्लीयरिंग मेंबर्स हैं या क्लीयरिंग कॉर्पोरेशंस के, ठीक है, ये इंटरमीडियरी का काम करते हैं, क्लीयरिंग मेंबर एंड क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। जितने मेंबर्स हैं सबको क्लीयरिंग बैंक के साथ खाता खुलवाना रहता है। क्लीयरिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपके फंड को अवेलेबल होना, कि आपको जो फंड आपके अकाउंट में होने चाहिए, और डे टू डे मीट जो आपके ऑब्लिगेशन है, यानी कि आपको जो कंप्लीट करने हैं, उसके अकॉर्डिंग पैसे हैं कि सिक्योरिटीज हैं कि नहीं उसको। ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है जिससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, वो है मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं सेबी से। ठीक है। जो एक्ट एज अ इशू मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और लीड मैनेजर, ये हेल्प करते हैं इशूअर्स को एक्सेस द सिक्योरिटी मार्केट विद द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज। ये सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होते हैं फॉर इशूअर ड्यूरिंग अ न्यूज या आईपीओ के टाइम में। कैपिटल नीड ऑफ इशूअर, स्ट्रक्चर ऑफ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, गेट इन्वॉल्व इन प्राइसिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मैनेज द इंटायर प्रोसेस। ठीक है। ऑफ लिस्टिंग, लिस्टिंग इशूड और लिस्टिंग होने का। ठीक है। कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, इंगेज और कोऑर्डिनेट भी करते हैं रजिस्ट्रार, ब्रोकर, बैंकर, अंडर राइटर्स। ठीक है। क्रेडिट एजेंसीज, इनके साथ भी कोऑर्डिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। आईपीओ तो सबको पता है, लेकिन आईपीओ को कौन, इशूअर्स की हेल्प कौन करता है? मर्चेंट बैंकर्स। अंडर राइटर क्या होते हैं? अंडर राइटर्स क्या होते हैं कि आपका जो प्राइमरी मार्केट है वो सब्सक्राइब नहीं हुआ, एनी पोर्शन इन्वेस्टर ने बाय नहीं किया। ठीक है। दे सर्व एज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन इन प्राइमरी मार्केट, प्रोवाइड द इशू द कंफर्ट दैट सिक्योरिटी बीइंग ऑफर टू पब्लिक। ठीक है। डिमांड नहीं मिली तो अंडर राइटर आते हैं, बाय करते हैं सिक्योरिटीज के। ठीक है। या तो अंडर राइटर कमिटमेंट देते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ आईपीओ। इनिशियल स्टेज ऑफ आईपीओ आते हैं तो हार्ड अंडर राइटर बोलते हैं उनको। मीन्स कि आपको पहले से ही पता है कि आपका जो आईपीओ है फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होने, तो अंडर राइटर आ। सॉफ्ट अंडर राइटिंग क्या होते हैं? जब प्राइस डिटरमाइन हो जाता है उसके बाद आते हैं। ठीक है। दे शेयर द डिवॉल्व आर यूजली प्लेस विद अदर फाइनेंशियल। ठीक है। देयर बाय लिमिटिंग द रिस्क टू अंडर राइटर। ठीक है। सॉफ्ट अंडर राइटर्स कब आते हैं पता है? जब उनको क्लॉज प्रोवाइड किया जाता है कि आपको एग्जिट होने का कमिटमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है। इन द इवेंट ऑफ सर्टन इवेंट ऑकरिंग, यानी कि कुछ खराब अच्छा कुछ भी हो, कुछ ऐसा इवेंट आ जाए तो आपको एग्जिट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट है, देखो कितना बड़ा चैप्टर है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है ये तो। लेकिन कितनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, देखो लगता है एक क्लास में कंप्लीट करके मैं ऑनेस्टी दिखाऊंगा आप लोग से। मेरे को कम से कम 2 से 3 क्लास चाहिए इसके लिए। और इतने सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं इसमें कि किसी भी वर्ड्स को छोड़ के आगे नहीं जाना।
इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा DII, FII DII चलता है, तो है कौन ये हैं डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तो सुना होगा आपने, SBI ने आदित्य का बाय किया, सेल किया, लेकिन ये इंटाइटी स्टेबलाइज और इनकॉर्पोरेट आउटसाइड ऑफ इंडिया, लेकिन ये चाहते हैं इन्वेस्ट करना इंडिया में। ठीक है, तो देश इंटरनेशनल इन्वेस्टर मस्ट रजिस्टर विद रेगुलेटर, सेबी के साथ उनको रजिस्टर्ड होना पड़ता है टू पार्टिसिपेट इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया बाहर से और बाय कर लिया, नहीं, पहले आपको सेबी से रजिस्टर्ड होना, रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर होते हैं पी नोट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग है। पी नोट क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेबी, ठीक है, टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, टू ओवरसी इन्वेस्टर हु विश टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, लेकिन उनको रजिस्टर्ड नहीं होना है विथ सेबी। ठीक है, पी नोट्स प्रोवाइड एक्सेस टू इंडियन सिक्योरिटी टू देश इन्वेस्टर, जो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते तो उनको पी नोट दिया जाता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। फिर होते हैं म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं, कलेक्ट करते हैं पैसे लोगों से और इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक, बॉन्ड, अदर सिक्योरिटी डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम विच इज स्टेटेड अपफ्रंट। एक फंड मैनेजर होते हैं, उनकी रिसर्च टीम होती है, मेजर डिसीजन इन टर्म ऑफ इच कंपनी इन्वेस्ट लिया जाता है, परसेंटेज ऑफ स्टॉक इन पोर्टफोलियो, एग्जिट और सो ऑन। ईच इन्वेस्टर ओन यूनिट विच रिप्रेजेंट proportion टू ऑफ होल्डिंग ऑफ स्टॉक। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टर ज्यादा पैसे लूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रॉपर डाइवर्सिफाइड होता है, और सेकंड, फंड मैंने प्रोफेशनली लोगों के द्वारा मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का कोर बिजनेस है इंश्योर असेट्स। आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? असेट्स को इंश्योर करना। दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ और जनरल। इनके पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर हैं इंडियन इकोनॉमी के इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर बॉन्ड्स। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के भी पैसे लगे रहते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड। ठीक है, इस इनकी भी एक अलग टीम होती है, ईच इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो डेजिग्नेटेड पीपल जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी आया लेके चला गया, या कोई भी डिसीजन ले, एक सेपरेट टीम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पेंशन फंड, फुल स्टेबलाइज टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइज द इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट फंड, कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर और इवन ओनली द एम्प्लॉय इन सम केस। पेंशन फंड में क्या होता है? कंट्रीब्यूशन दोनों के द्वारा ले जाता है, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, और कई जगह एम्प्लॉयज के द्वारा only। इनको क्या चाहिए? ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, कॉमन एसेट पूल रहता है, स्टेबल ग्रोथ चाहिए ओवर द लॉन्ग टर्म, कि रिटायरमेंट इनकम मिल सके। पेंशन फंड आर कॉमनली रन बाय फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फॉर कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय। सम लार्जर कॉर्पोरेट ऑपरेट देयर पेंशन फंड इन हाउस। जो बड़े कॉर्पोरेट होते हैं उनके इन हाउस होते हैं। ठीक है, बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी पेंशन फंड कंट्रोल करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, और लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल फंड, ये म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन आपको दिख रहा है कि इसमें पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की। इसमें भी लॉन्ग टर्म गेस्टेशन होता है, हायर रिस्क होता है फेल होने का, स्टार्टअप तो कभी भी फेल हो सकता है। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट ब्रिंग मैनेजर और टेक्निकल एक्सपर्टीज एज वेल एज देयर कैपिटल और इन्वेस्टिंग कंपनीज। तो वेंचर कैपिटल जो फंड होते हैं ना, वो आपको पैसे भी देते हैं और मैनेजर और टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो लगता है ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है कभी। प्राइवेट इक्विटी फर्म, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनीज होते हैं, मे बी प्राइवेटली हेल्ड एंड पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। ठीक है, ये प्राइवेटली इक्विटी इंक्लूड वेंचर कैपिटल, मनी इज इन द फंड ऑफ कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर,
और इन्वेस्टेड एंड मैनेज बाय जनरल पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ना। फंडिंग अवेलेबल टू कंपनी इन अर्ली स्टेज, आपको अर्ली स्टेज में मिल रहा है, एक्सपेंशन मिल रहा है। इन्वेस्टिंग कंपनी क्या रहती है, मे बी प्राइवेटली और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। जो इन्वेस्ट कर रही है वो ऑलरेडी प्राइवेटली है, प्राइवेट में है या पब्लिक ट्रेडेड है, ठीक है। और जो इसके कंट्रीब्यूटर है, द मनी इज इन द फंड इज कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर्स, जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है उसको लिमिटेड पार्टनर बोलते हैं। और इन्वेस्टेड एंड मैनेज बाय जनरल पार्टनर, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है। सम ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड आर स्पेशलाइज्ड फंड विद कंपनसेट इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्टेज ऑफ कंपनी और टारगेटेड डील सच एज फंड बायो, ठीक है। फिर होता है हेज फंड, नाम से मत जाना। हेज फंड इज द इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल कैपिटल फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स across the asset, across the product and across the geography। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एसेट में, किसी भी प्रोडक्ट में और किसी भी जियोग्राफी में, ठीक है। द फंड मैनेजर जनरली हैव वेरी वाइड मैंडेट एंड जनरल जनरेट रिटर्न टू इन्वेस्टर में इन्वेस्टेड कैपिटल। इनको क्या चाहिए कि जहां पैसे बनने की संभावना ज्यादा है वो वहां इन्वेस्टमेंट करनी, ठीक है। हेज फंड को ये मत सोचिएगा कि ये अपने फंड को हेज कर रहे हैं। हेज फंड नाम रखा है लेकिन इसके काम अलग है, ठीक है।